नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के सही दावेदार हैं। ये बहस बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने छेड़ी है और अब बीजेपी के दूसरे कई नेता भी इस दावे को सही ठहरा रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा से ये खास बातचीत की है। ये सुनते हैं इस बातचीत को। 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के भीतर उठापटक शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने यह बयान देकर खलबली मचा दी है कि नरेंद्र मोदी ही इस पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। अधिक बातचीत करने के लिए खुद यशवंत सिन्हा जी हमारे साथ है। यशवंत जी, एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बयान देकर के खलबली मचाई है, इस बात का आपको एहसास है? नहीं, मुझे आश्चर्य है कि इसको पहले तो आपने कहा उठापटक, फिर खलबली मचा दी। ये विचार कई लोगों ने बहुत पहले से कई लोग व्यक्त करते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को गुजरात में तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद केंद्र में आना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को उनको अपना प्रधानमंत्री का दावेदार बनाना चाहिए। और मैंने कौन सी बात कही? मैंने ये कहा कि मैं जब देश में कहीं घूमता हूँ और वहाँ पर आम लोग मुझे मिलते हैं, एयरपोर्ट पर चलते हुए लोग मिल गए, टोटल स्ट्रेंजर्स, रेलवे स्टेशन पर कोई मिल गया, बाजार में कोई मिल गया, वो मुझसे कहता है आप नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाकर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हो, क्यों नहीं आप नरेंद्र मोदी को आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो अधिकतर इस विचार के हैं कि नरेंद्र मोदी को आगे करके चुनाव लड़ा जाए। यही बात मैंने कही कि नरेंद्र मोदी को अगर आगे करके हम चुनाव लड़ेंगे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत फायदा होगा चुनावी दृष्टिकोण से, और इसलिए उनको आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए। साथ साथ मैंने ये भी बात कही कि शायद पार्टी नेतृत्व जो सिस्टम है उसके मुताबिक अपने टाइम पर इसके ऊपर विचार करेगी। लेकिन चूंकि आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कोई बाइट नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि वो समय आ गया जब हमको इस तरह का फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव अब 15 महीने दूर हैं। चुनाव के 4-5 महीने पहले से चुनाव कैंपेन शुरू हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और तैयारी तो 1.5 साल 2 साल पहले से शुरू हो जाती है। तो हम ऑलरेडी चुनावी मोड में हैं, और चुनावी मोड में जाकर अगर हम ये सारे इश्यूज सेटल कर लें तो इससे पार्टी को फायदा होगा। ये बात मैंने कही। अब ये क्यों इतनी बड़ी बात बन गई मुझे नहीं पता। बड़ी बात मुझे लगता है इसलिए बनी यशवंत जी कि जिन लोगों को इस इश्यू सेटल करना, जैसा कि आप कह रहे हैं, दरअसल उनमें से ही कई लोग जो हैं वो दावेदार हैं। सबके नाम आते हैं। जब भी बात आती तो जब नितिन गडकरी पार्टी अध्यक्ष थे उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे कि हमारे कम से कम आधा दर्जन लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। वो राजनाथ सिंह का नाम गिनाते थे, नरेंद्र मोदी का नाम गिनाते हैं, सुषमा स्वराज का, अरुण जेटली का, बल्कि आडवाणी का नाम भी आता था। तो ये इतने दावेदारों के बीच में आपको ये क्यों लगा कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े दावेदार बनते हैं? मुझे इसलिए लगा, एक तो बात मैंने बताई आपको कि अक्सर लोग जहां मिलते हैं वो ये बात हमसे कहते हैं, जब मुझे पहचानते हैं, जानते हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, तो इस बात को कहते हैं आके मुझसे। एक बात तो ये है। दूसरी बात कि मेरा भी अपना विश्वास है कि इस समय जितनी लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की है आम लोगों के बीच में, उतनी शायद हम में से किसी की नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार के व्यक्ति को आगे बढ़ाकर अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर है कि उसका लाभ होगा। क्योंकि देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री तो कोई बनेगा जब हम चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक संख्या के ऊपर संख्या लानी पड़ेगी। एक सीमा के ऊपर अगर हम आते हैं तभी हम प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते हैं पद के। अगर मान लीजिए कि हम 120-125 पर रुक गए तो फिर कौन बीजेपी को कहेगा कि भाई तुम आओ, तुम्हारा प्रधानमंत्री हम बनाने को तैयार हैं? कोई नहीं कहेगा, जैसे 2004 में हुआ, 2009 में हुआ। इसलिए सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वह यह होना चाहिए कि हम इतनी सीटें जीते लोकसभा की, खुद बीजेपी, जिसमें कि किसी के मन में ये शक न रहे कि बीजेपी ही सरकार बना सकती है, नंबर 1, और बीजेपी में प्रधानमंत्री यह व्यक्ति बनेगा।
और वहां पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस समय सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। लेकिन आपने कहा कि एक संख्या बीजेपी को चाहिए, लेकिन उस संख्या के बाद बीजेपी को फिर सहयोगी पार्टियां चाहिए। जी। जरूर जाहिर सी बात है कि सहयोगी पार्टियों में आपके सबसे बड़े अगर सहयोगी आज है तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार का रिजर्वेशन नरेंद्र मोदी को लेकर जग जाहिर है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए का जो भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो वो सेक्युलर छवि का होना चाहिए। तो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी से उनका विरोध है। तो फिर वैसे में नीतीश कुमार के पास क्या ऑप्शन बचता है कि वो छोड़कर चले जाएंगे? तो आप क्या बीजेपी इसको अफोर्ड कर सकती है? नहीं, मैंने आपसे कहा कि पहले भी कहा है इस बात को, आपसे भी कहना चाहूंगा कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारा सहयोगी दल हमसे अलग हो। और मैं शरद यादव जी का बयान मैंने देखा, मैं उनसे सहमत हूं कि अलायंसेस इस मुश्किल से बनते हैं। और मैं स्वयं इस बात को जानता हूं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कि उस समय के समता पार्टी से अलायंस बनने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी, तब ये अलायंस बना। बाद में सब लोग आगे इकट्ठे हो जेडीयू बन गया और ये अलायंस बिहार में चलता रहा, झारखंड में चलता रहा, केंद्र में चलता रहा। टाइम टेस्टेड अलायंस है और इसलिए क्यों कोई चाहेगा कि अलायंस टूट जाए। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी को तर्कसंगत बात करनी चाहिए, मुझे लगता है कि हमारे हर सहयोगी दल को भी तर्कसंगत बात करनी चाहिए। और उसमें मुझे एक जो चीज अपील नहीं करती है वह यह कि भारतीय जनता पार्टी तो सेक्युलर है लेकिन नरेंद्र मोदी सेक्युलर नहीं है, XYZ सेक्युलर नहीं है। यह जो तर्क है मुझे लगता है कि यह तर्क सही नहीं है। या तो आप पूरी पार्टी को कहिए कि भाई आप सेक्युलर नहीं हो, इसलिए हम अपने रास्ते जाएंगे, या पूरी पार्टी सेक्युलर है फिर उसके साथ कोई फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं कि या कोई भी कहता है कि एक घटना के चलते नरेंद्र मोदी सेक्युलर नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि ना कोई व्यक्ति ना कोई दल इस देश में सेक्युलर है। तो क्या आप नरेंद्र मोदी को सेक्युलर मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। लेकिन बार बार जो उनके विरोधी ये कहते हैं कि जब 2002 के दंगे गोधरा के बाद हुए थे गुजरात में, तो उन्होंने ठीक समय पर कार्रवाई नहीं की। अगर ठीक समय पर कार्रवाई करते तो शायद सैकड़ों लोगों की जानें बच सकती थी। कांग्रेस पार्टी का शासन था जब भागलपुर में दंगे हुए, मुलायम सिंह जी का शासन था जब मेरठ में दंगे हुए, कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है गुजरात में जब अहमदाबाद के दंगे हुए। इस देश में अनेक भयानक दंगे हुए हैं जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सिख एंटी सिख दंगे दिल्ली में हुए जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे थे उस समय। तो क्या ये सब लोग कम्युनल हो गए? वही मैं आपसे कह रहा था कि दंगा जिसमें 2 आदमी मरे या 2000 आदमी मरे दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। मैं उन लोगों में हूं जो अपनी जान को जोखिम में डाल के दंगे को शांत करने का प्रयास करेंगे, किया भी है। लेकिन एक घटना के आधार पर आप एक व्यक्ति को जिंदगी भर के लिए कंडेम नहीं कर सकते हैं, दोषी नहीं मान सकते हैं। और उसके बारे में ऐसा कोई प्रमाण अभी सामने नहीं आया है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाए कि नरेंद्र मोदी ने समय पर कार्रवाई नहीं की। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.